हेलो फ्रेंड्स, आज 24 दिसंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट इज़ द लेटेस्ट ब्लिप इन इंडिया मालदीव्स टाइज। इस आर्टिकल में हम इंडिया मालदीव्स रिलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। 2013 से 2023 तक के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी समझेंगे और जो रिसेंटली पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं उसके इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इंडिया मालदीव रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसे डिटेल में समझेंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ इज़ द यूके क्रैकिंग डाउन ऑन इमाइग्रेशन। ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं एज एन एग्जांपल, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस चीज़ों को आप डी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ में एग्जाम्पल की तरह मेंशन कर सकते हैं, हालांकि हम फिर भी डिटेल में आर्टिकल समझेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट्स द लेटेस्ट ब्लिप इन इंडिया मालदीव्स टाइज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2024 मेंस के लिए ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2013 में सिमिलर सरकमस्टांसेस, सिमिलर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे जो 2023 में हो रहे हैं, और 2013 में यूपीएससी ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा था और 2024 में आपको ये क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन क्या आया था? डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मालदीव्स इन लास्ट 1 ईयर, शुड दे बी कॉज ऑफ एनी कंसर्न फॉर इंडिया। पिछले 1 साल में मालदीव्स में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसे डिस्कस करिए। क्या ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया के लिए चिंता की बात है? ये क्वेश्चन 2024 में रिपीट हो सकता है, इसलिए ये आर्टिकल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको प्री में पूछा जा सकता है। इंडिया मालदीव टाइज के बारे में बात करते हैं तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया के लिए मालदीव्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन दो ऐसे पॉइंट हैं जो इसकी इम्पॉर्टेंस का क्रक्स बताते हैं कि इंडिया के लिए इतना ज़्यादा मालदीव्स इम्पॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं ना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, ऊपर से इंडिया का सार्क का मेंबर है, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रही है हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये सारे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन 21st सेंचुरी में जो न्यू पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आ चुके हैं, जो मेन चीज़ें हैं जो मालदीव्स की इम्पोर्टेंस बढ़ा रहा है, वो क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला है जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है मालदीव्स की, वो इसकी इम्पोर्टेंस को इतना बढ़ा देती है। कहाँ पर है? इंडियन ओशन में इसकी प्रेजेंस है, और इंडियन ओशन में इसकी प्रेजेंस होने के कारण अगर इंडिया के रिलेशन इससे बहुत अच्छे होते हैं, इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ पर इंडिया मिलिट्री बेस बना ले, या फिर इंडिया अपनी प्रेजेंस इस पर्टिकुलर कंट्री के किसी आइलैंड में रखता है, तो इंडिया जो है क्या क्या अचीव कर सकता है? टू काउंटर चाइना। इंडिया काउंटर कर सकता है चाइना की प्रेजेंस को इंडियन ओशन में। चाइना जो है इंडिया के आसपास जो है नेवल बेसेस बना रहा है, अपनी प्रेजेंस बना रहा है, जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को भी जो है अपनी प्रेजेंस स्थापित इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है इंडियन ओशन में, और उसके लिए मालदीव्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन के उभरा है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन। अगर आप इंडियन ओशन रीजन की बात करें, इंडो पैसिफिक की बात करें, या इंडियन ओशन की भी बात करें, तो ये जो है पावर पॉलिटिक्स का नया रीजन बन के उभरा है। इसलिए यहाँ कोई भी कंट्री की प्रेजेंस बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए भी बात करें तो इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जा रहा है उसकी प्रेजेंस के कारण, तो इंडिया मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, अपनी प्रेजेंस जो है मालदीव्स आइलैंड में रखता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर काम कर सकता है। थर्ड क्या इंपॉर्टेंट रीजन है? स्ट्रेटेजिक एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ठीक है, तो जो ब्लू इकॉनमी है उससे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी, दोनों कंट्री को म्यूचुअली बेनिफिट होगा। तो ये हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इंडिया जो है मालदीव्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। और ऑब्वियसली जो मैंने बाकी चीज़ें डिस्कस की वो तो है ही। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो
ये है कि मालदीव जो है बाय एंड लार्ज इस्लामिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो बेसिकली इंडिया जो है हमेशा इस रीजन में है ना अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, ताकि जो इस्लामिक, चूँकि ये इस्लामिक कंट्री है, रेडिकलाइजेशन के चांसेस बहुत हैं और रेडिकलाइजेशन होता है तो ये पर्टिकुलर कंट्री लॉन्च पैड की तरह यूज़ की जा सकती है इंडिया में अटैक करने के लिए। इसलिए इंडिया जो है काफ़ी अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है मालदीव से। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गए। इसके अलावा अगर देखें तो इंडिया मालदीव के रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं, इंडिया ने बहुत हेल्प की है, टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है इंडिया। अभी लेटेस्ट एग्जांपल उसका बताऊं तो ऑपरेशनल संजीवनी, जब इंडिया ने काफ़ी सारी कोविड वैक्सीन्स, सबसे पहले कोविड वैक्सीन और बहुत सारी दवाइयां जो है भेजा था, कहां पर, मालदीव्स में। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, जिसमें इंडिया की मिलिट्री जो है यहाँ की गवर्नमेंट को हेल्प की थी कूप से रोकने के लिए। ठीक है, इंडिया की मिलिट्री यहाँ पर उतरी थी, एंटर की थी 1988 में, ताकि कूप को रोका जाए, तख्ता पलट को रोका जाए। ठीक है, तो इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल रहा है पिछले कुछ सालों में और काफ़ी जो है दोनों के रिलेशन अच्छे भी रहे हैं। लेकिन कुछ लेटेस्ट ईयर, अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो इंडिया के रिलेशन मालदीव्स के साथ डिपेंड कर रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर, किसकी सरकार आएगी। इस तरह के रिलेशन अगर आप देखें तो और भी इंडिया के जो नेबर हैं उनके साथ भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना की अगर गवर्नमेंट है तो वो प्रो इंडियन रहते हैं, अगर दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो वो प्रो चाइना है, अगेंस्ट इंडिया है। सिमिलरली नेपाल में देखें, एक जो है गवर्नमेंट प्रो इंडियन है और एक गवर्नमेंट CPI प्रो चाइना है। इसी तरीके से हमें श्रीलंका में भी देखने को मिल रहा है और सिमिलर पैटर्न जो है हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, मालदीव्स में। अभी तक के ऐसी इश्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन 2013 में फर्स्ट टाइम जब अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट बनी, उस समय से हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब्दुल्ला यामीन इंडिया के एकदम अगेंस्ट में था, प्रो चाइनीज़ था और इंडिया की जो प्रेजेंस है, फोर्स की प्रेजेंस या फिर इन्वेस्टमेंट जो इंडिया कर रहा है, उसको पूरा का पूरा रिवर्स करने में लगा हुआ था। 2018 में प्रेसिडेंट सोली की विजय हुई इलेक्शन में। प्रेसिडेंट सोली जो है इलेक्शन जीते और वो जो है प्रो इंडिया पॉलिसी रखते थे। उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, अभी जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं कहाँ पर, मालदीव्स में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जिनकी सरकार बनाई गई है, वो कौन है, मोहम्मद म्यूज़ी। और इनका भी जो एजेंडा है वो इंडिया आउट है। इनका कैंपेन ही इंडिया आउट पे आधारित था। पूरा कैंपेन इसी पे बेस था कि इंडिया को बाहर करना है, इंडिया की फोर्सेस को बाहर करना है। इंडिया का रिसेंटली ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन किया था। इंडिया ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट ने साइन किया था मालदीव्स के साथ और इंडिया इसे डेवलप कर रहा था। लेकिन जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है ये प्रोजेक्ट भी जियोपार्डाइज हो चुका है। इसके अलावा इंडिया एक मिलिट्री बेस भी डेवलप करने वाला था, वो इशू भी जियोपार्डाइज हो चुका है। और अभी रिसेंटली कुछ और डेवलपमेंट हुए हैं जो हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। क्या डेवलपमेंट हुए हैं? The Maldives cabinet decided against renewing a memorandum of understanding with India for cooperation in hydrology। 2019 में मालदीव्स और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में एक माओ साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस फील्ड में? कोऑपरेशन इन हाइड्रोलॉजी में। और 2024 में ये एक्सपायर होने वाला था। ठीक है, 2023 में जो नई कैबिनेट बनी है उन्होंने इसे रिन्यू करने से मना कर दिया है। 2024 में एक्सपायर होने वाला था। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कोऑपरेशन इन हाइड्रोलॉजी, ये एक्सपायर हो जाएगा। ये जो डिसीज़न है नए प्रेसिडेंट की, जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी इंडिया को लेके, वो क्या है? इंडिया आउट, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी इंडिया के ट्रूप हैं उन्हें वापस इंडिया भेजा जाएगा मालदीव से। और उसी पॉलिसी के
अलाइन ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं। पिछले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, इब्राहिम मोहम्मद सोली। उनकी क्या फॉरेन पॉलिसी थी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी। जो नए प्रेसिडेंट बने उन इलेक्टेड हैं जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी, इनकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया आउट। ठीक है, तो दोनों आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पॉलिटिकल रिजीम के बदलने से इंडिया के प्रति जो कंट्री है उनका रुख भी बदल रहा है और रिलेशनशिप भी बदल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजी क्या होता है, इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टडिंग ओशन सीज एंड अदर वाटर बॉडीज़। ये क्या है, बेसिकली साइंस है जिसमें ओशन सीज और अदर वाटर बॉडी की स्टडी की जाती है, डेटा कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मैपिंग की जाती है, चार्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ एक्सपर्टाइज इन हाइड्रोग्राफी। ठीक है, तो इंडिया हैज़ बीन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1955। IHO का इंडिया मेंबर है। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिया नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट INHD, ये भी आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, इंडिपेंडेंस के कहीं पहले 1874 में अंग्रेज़ों द्वारा इस्टेब्लिश किया होगा। कहाँ इस्टेब्लिश किया था इसे, कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर ये जो है बेसिकली क्या है, नोडल एजेंसी है फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे, और इसके खुद के इंडिजिनसली बिल्ट शिप्स हैं, मॉडर्न शिप्स हैं जो कि ये सर्वे करते हैं। अगर इसके रोल की बात करें तो इसका रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोलॉजी है उसका रोल बढ़ता जा रहा है। मैरीटाइम डिप्लोमेसी में भी हाइड्रोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है, इसलिए INSD का रोल भी ब्रॉडर और डीपन होता जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज़ इंडिया रिस्पॉन्डेड। इंडिया ने जो पर्टिकुलरली रिन्यू के अगेंस्ट में डिसीज़न लिया गया है उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया है, ये समझते हैं। इंडिया ने कहा है, लेट मी जस्ट से दैट इंडिया हैज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड वी हैव बीन कोऑपरेटिंग विथ मैनी कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन ऑन हाइड्रोलॉजी एंड वेरियस एलिमेंट रिलेटेड टू इट। द बेनिफिट्स टू द पार्टनर कंट्रीज आर विजिबल एंड आई वुड लाइक टू जस्ट लीव इट एट दैट। इंडिया ने कहा है कि इंडिया का जो है बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी, और जो कंट्री इंडिया की पार्टनर रही है उसको उस कंट्री को बेनिफिट हम जो है देख रहे हैं कि काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट्स विजिबल हैं, और अगर कंट्री जो है हमारे साथ कॉपरेशन करती है तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा इंडिया का रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी ही कैलकुलेटिव रिस्पॉन्स है, कुछ ओवर एग्जैजरेशन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं व्हाट डज़ दिस मीन फॉर इंडिया मालदीव टाइज़। ठीक है, तो इंडिया मालदीव टाइज़ के लिए जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं। गोइंग बाय द रीसेंट डेवलपमेंट इट अपीयर्स एज इफ न्यू दिल्ली विल हैव टू ब्रेस फॉर चैलेंजिंग फेज ऑफ इट्स माले पार्टनरशिप। न्यू दिल्ली को प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अगले कुछ सालों के लिए माले के साथ जो पार्टनरशिप होने वाली है वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है। मालदीव्स इज़ द मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, an initiative aimed at enhancing Indian Ocean maritime security that include India, Sri Lanka and Mauritius. However, this month the Maldives skipped the latest round of conclave NSA level meeting held in Mauritius. Notably, it coincided with the Maldivian Vice President Hussein Mohammad Latif visit to China to attend the China Indian Ocean Regional Forum on Development Corporation. ठीक है, तो इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका और मॉरिशस ये चारों मिलके जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाए हुए थे। लास्ट जो है मंथ मॉरिशस में NSA की मीटिंग थी जिसमें मालदीव्स नहीं आया, और उसी समय वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा चाइना गए थे वो, वहाँ पर उन्होंने चाइना इंडियन ओशन रीजनल फोरम ऑन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो मीटिंग थी उसे अटेंड किया। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दिए जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाइना को फेवर कर रही है और इंडिया के ऑलमोस्ट अगेंस्ट में है। तो ये चैलेंज इंडिया को एक्सेप्ट करना होगा और प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है मालदीव्स के आने वाले समय में ख़राब हो सकते हैं। वे
The MEA response to the termination of Maldives Joint Hydrographic Initiative with India pointed to New Delhi belief that its neighbor should tap the benefit of India expertise. जो MEA का रिस्पॉन्स है बस वो इतना है कि इंडिया की जो एक्सपर्टाइज है उसका जो है बेनिफिट लेना चाहिए मालदीव्स को. हाउ इट विल नेविगेट द चॉपी वाटर कनेक्टिंग इट्स सदर्न नेबर विल बी क्लोजली वॉच. किस तरीके से इंडिया जो है नेविगेट करता है इस टर्बुलेंट वाटर में, चॉपी वाटर में, ये आने वाले समय में पता चलेगा. तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था. अब एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. इसे पढ़ लेते हैं. ये फॉर्म कब हुआ है? 2011 में. इट इज़ अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स. ठीक है, ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग था जिसमें इनिशियली जब बनाया गया था तो 3 कंट्री थी, इंडिया थी, श्रीलंका थी और मालदीव्स थी. उसके बाद फिर मॉरिशस जो है ज्वाइन हुई 5th मीटिंग में ऑफ NSA. ठीक है, 5वीं मीटिंग में मॉरिशस को ज्वाइन किया गया. टोटल अभी 4 कंट्री है. NSA लेवल की मीटिंग होती है. इसका मेन टारगेट क्या है? मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन एंड कॉम्बेटिंग ट्रैफिकिंग. और भी इस तरह के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. अगर आते हैं तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर मार्क करना है. होपफुली ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आपको समझ में आ गया होगा. ओवरऑल आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं और इंडिया के जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकते हैं. इसके लिए इंडिया को ब्रेस करने की ज़रूरत है, तैयार रहने की ज़रूरत है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है हाउ इज़ द UK क्रैकिंग डाउन ऑन इमाइग्रेशन. ये आर्टिकल द हिंदू में आया है. GS2 IR के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. मेंस के पर्सपेक्टिव से आप लोग मेंशन कर सकते हैं, इकॉनमी में मेंशन कर सकते हैं. अगर आपको डी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ये वाली चीज़ें मेंशन कर सकते हैं. जो UK का इमाइग्रेशन रूल आए हैं नए वाले, उसको बस लिख दीजिएगा न्यू इमाइग्रेशन रूल ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, तो ये बेसिकली जो रूल हैं वो इमाइग्रेशन को कम करने और ख़त्म करने के लिए हैं. जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आने से कैसे रोका जाए, इसके लिए जो है UK के द्वारा कड़े नियम बनाए जा रहे हैं. अगर आपको याद हो तो जो एग्ज़िट हुआ था, ब्रिटेन का एग्ज़िट हुआ था EU से, यूरोपियन यूनियन से, उसका मेन कारण क्या था? यही था. वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना था कि बाहर से EU से कॉमन एरिया, जो पहले यूरोपियन यूनियन जो कि कॉमन एरिया है उसका पार्ट था, उससे बहुत सारे लोग ट्रैवल करके UK आ रहे थे. और UK आने पे जो लोकल के लोग हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही थी और बाहर के लोगों को जॉब मिल जा रही थी. ठीक है, तो इसलिए इस कॉमन एरिया EU से बाहर एग्ज़िट होने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया था? रेफरेंडम किया था. और रेफरेंडम करने के बाद फिर जब फेवर में आया ब्री एग्ज़िट के जो वर्डिक्ट थी, तो फिर जो है जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट कर लिया. और UK अब सिंगल कंट्री है जो बाकी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, क्योंकि अब वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रही है. और उसी सीरीज़ में ये डिसीज़न लिए जा रहे हैं जिसमें इमाइग्रेशन के जो रूल्स हैं उसको बहुत सख्त बनाया जा रहा है. ये सारी चीज़ें आप ऐसे में मेंशन कर सकते हैं, अपने आंसर्स में मेंस के मेंशन कर सकते हैं. जो भी डी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको पूछी जाती है तो उसमें आप एज इट इज़ बस एक लाइन लिख सकते हैं कि रिसेंटली UK इमाइग्रेशन रूल एग्जाम्पल में. ये क्या है? डी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है. ठीक, इंडिया को जो रीसेंट रूल बन रहे हैं उससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ जाके जॉब करते हैं, काम करते हैं, उन्हें इजीली वीज़ा मिल जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करते हैं. स्टूडेंट के साथ साथ कुछ पेरेंट्स होते हैं वो भी वहाँ जाते हैं, वो भी वहाँ कुछ ना कुछ करने लगते हैं. तो इस तरीके से जो नए रूल्स आए हैं इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब है और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी अच्छी खबर नहीं है. अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द प्रपोज्ड न्यू रेगुलेशन. द न्यू वीज़ा रेगुलेशन प्रपोज टू क्लैम्प डाउन ऑन द डिपेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट अराइविंग इन द UK एज वेल एज अदर कैटेगरी ऑफ फॉरेन नेशनल विद द फैमिली टाइज इन द कंट्री. जो स्टूडेंट UK जाते हैं पढ़ाई करने, उनके जो डिपेंडेंट होते हैं वो UK ना आ पाएँ या फिर उनको UK आने से किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए जो इमाइग्रेशन रूल्स हैं वो काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं.
स्किल्ड वर्कर सीकिंग वीज़ा विल बी इम्पैक्टेड बाय इंक्रीज इन मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट। पहले जो मिनिमम सैलरी लगती थी स्किल्ड वर्कर को यूके में वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, वो कितनी थी? 26,200 यूरोस। ठीक है, पहले जो लगती थी वो कितनी थी? 26,200 यूरो लगती थी। अब जो है बढ़ा करके 2024 में कितना कर दिया है उसे पर ईयर का? 38,700। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में जो लोकल के लोग हैं, है ना, जो एडवोकेट करते हैं बाहर के लोगों का आना और स्किल्ड लोगों का आना, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारे कंसर्न रेज़ किए हैं। जो वहाँ कंपनीज़ हैं उन लोगों ने ये कंसर्न रेज़ किए हैं कि इतना ज़्यादा स्किल्ड वर्कर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, मिनिमम सैलरी का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कर विल कंप्राइज नियरली 50% ऑफ वर्क वीज़ा माइग्रेंट विल रिपोर्टेडली बी एग्जाम्ड फ्रॉम द इंक्रीज। हालांकि जो हेल्थ और सोशल केयर वर्कर्स हैं उन्हें इस हाइक से एग्जम्प्ट रखा गया है, जो लगभग 50% जो है टोटल वर्क वीज़ा पे आते हैं। तो ये अच्छी चीज़ की गई है कि 50% जो वर्क वीज़ा पे आने वाले लोग हैं, हेल्थ और सोशल केयर वर्कर्स, उनके लिए ये इन मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ रूल्स हैं जो बढ़ाए गए हैं। उतने इम्पॉर्टेंट आपको डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, लेकिन आपको मेंस में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है, होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।